नमस्कार। आज हमारे साथ द वायर में हैं स्वराज इंडिया के फाउंडर प्रोफेसर योगेंद्र यादव। प्रोफेसर यादव अब इससे पहले आम आदमी के भी फाउंडर मेंबर थे और उसके वहाँ से बाहर आने के बाद उन्होंने स्वराज इंडिया की स्थापना करी कई अन्य नेताओं के साथ। और इस बार स्वराज इंडिया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनावों में एक बड़ी तरीके से उतरी है। नमस्कार प्रोफेसर यादव, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने हमें जब ये स्वराज इंडिया फॉर्म हुआ था, आपने कहा था कि हम किसी जल्दी में नहीं है कोई इलेक्शन लड़ने के। पंजाब के इलेक्शन तब आने वाले थे, आप वहाँ नहीं लड़े। अब आपने दिल्ली म्युनिसिपल चुनावों से आपने अपनी शुरुआत करी है। आपको कैसे लगा कि ये सही समय है इन चुनावों में उतरने का? जैसे मैंने आपको तब भी बताया था कि पार्टी बना ली, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह इलेक्शन लड़ेंगे और हर जगह कैंडिडेट टिकटें बांटेंगे, ये हमारा काम नहीं है। पार्टी बनाई है एक बहुत दीर्घकालिक उद्देश्य को लेके। इस देश में ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का आज कोई पॉलिटिकल सेंटर नहीं है और एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल फोर्स खड़ी करना, वैकल्पिक राजनीति की शक्ति खड़ी करना हमारा उद्देश्य है। और इसलिए हमने कहा, पंजाब और गोवा और ये सब चुनाव जब हुए थे, उत्तराखंड वगैरह, उस वक्त तक हमारी कोई तैयारी नहीं थी और हमने कहा कि नहीं, वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। दिल्ली के एमसीडी चुनाव को हमने इसलिए चुना, नंबर एक तो कि ये बिल्कुल लोएस्ट लेवल का चुनाव है, लोकल लेवल बॉडी इलेक्शन है और हमारी लोकतंत्र की जो धारणा है उसमें ये है कि आप नीचे से ऊपर जाएं शक्ति। तो जो ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स है, जो सबसे पंचायत और ये जो म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन है, उसको हम महत्व देते हैं, उसके कारण चुना। दूसरा, दिल्ली वो जगह थी जहां हमारे पास सबसे बड़ी संख्या में साथी मौजूद हैं, जिनकी इच्छा थी कि हम कुछ कर सकते हैं और जहां एक शक्ति है, जहां एक ऊर्जा की संभावना है, जहां इतने वॉलंटियर हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं। और इसी समय आया जबकि स्वराज इंडिया को 6 महीने हुए हैं बने हुए। इस सब कारणों से हमने दिल्ली चुना, एक पहले छोटे कदम के रूप में। आप और श्री प्रशांत भूषण, आप लोग शुरू से पॉलिटिक्स में स्वच्छता, क्लीनलीनेस, ट्रांसपेरेंसी, इसकी बात करते रहे हैं। 2013 में जब आप लोग आम आदमी पार्टी में थे, तब भी स्क्रीनिंग पे काफ़ी आप लोगों ने जोर दिया था। उसके बाद 2015 में आपके मतभेद भी इसी इशू से शुरू हुए थे कि ये स्क्रीनिंग जो कैंडिडेट्स की नहीं हुई है। तो पहले तो मैं स्वराज इंडिया की बात करूंगा कि आपने, अब जब आप इलेक्शन में उतरे हैं, आपने कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि जो क्लीन पॉलिटिक्स है उसके लिए साफ छवि के कैंडिडेट्स ही मैदान में उतरें? आप सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो यही होती है कि जिस तरह के उम्मीदवार आप लेके आए। जब आम आदमी पार्टी में हम थे तो 2013 में, 2015 में, दोनों में हमने यही कहा, यही आग्रह किया कि हम किसी तरह से बेहतर उम्मीदवारों को लेके आएँ। 2013 में काफ़ी हद तक वो हमारा प्रयास सफल भी हुआ, लेकिन 2015 आते आते उन सब चीज़ों को साइड कर दिया गया। और एक लेसन जो हमने सीखा वो ये कि उम्मीदवारों को साफ सुथरा रखने की जिम्मेवारी केवल पार्टी के अंदर नहीं रहनी चाहिए। कुछ लोग हों जो पार्टी के दबाव से मुक्त हों और जो कह सके नहीं ये तो गलत है, जज टाइप से कुछ लोग होने चाहिए। इसलिए जब स्वराज इंडिया के लिए प्रक्रिया बनाने की बात आई तो हमने उसे 2 टियर की, 2 अलग स्तर की प्रक्रिया रखा। एक पार्टी के भीतर और एक फाइनल टेस्ट पार्टी के बाहर, पार्टी से इंडिपेंडेंट। पार्टी के भीतर ऑब्जर्वर्स थे, स्क्रीनिंग कमेटी थी, सिलेक्शन कमेटी थी जिसने क्लियर नॉर्म्स बनाए थे किस तरह से होना चाहिए, इन चीज़ों को सार्वजनिक किया गया। लेकिन एक अंतिम टेस्ट के रूप में हमने एक इंटीग्रिटी कमेटी बनाई और मैं समझता हूँ कि किसी भी भारतीय पार्टी के इतिहास में पहली बार है। इंटीग्रिटी कमेटी का मतलब ये कि हमने ऐसे सार्वजनिक साख वाले लोग जिनमें से अधिकांश पार्टी के मेंबर नहीं हैं, उनकी कमेटी बनाई। इसकी अध्यक्ष अंजलि भारद्वाज हैं जो कि देश की जानी मानी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और जिनका स्वराज इंडिया से कोई संबंध नहीं है। हमने ऐसे लोगों से कहा कि आप दिन भर कहते हो, आप हमेशा कहते हो पार्टियां ये गलत कर रही हैं, ये गलत कर रही हैं। ये पार्टी आई है आपसे पूछने के लिए कि अगर हम कुछ गलत करें तो आप हमें बताइए। और हमने नियम बनाया कि इंटीग्रिटी कमेटी अगर किसी भी उम्मीदवार को खारिज करती है तो वो हमारे लिए बाइंडिंग फैसला होगा। पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उसे एक्सेप्ट करे ना करे। और मैं ये भी बता दूं, ये इंटीग्रिटी कमेटी की ऑप्शन आज भी खुली है। हालांकि कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं, नॉमिनेशन हो चुका है, लेकिन हमारे हर कैंडिडेट की पूरी डिटेल हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। अगर 20 तारीख तक भी इंटीग्रिटी कमेटी हमें कह देती है कि फलां कैंडिडेट गलत है, इनको निकालिए, तो भी उस दिन हम बयान इशू करके कहेंगे कि हमारे कैंडिडेट नहीं है, हमें इनसे कोई वास्ता नहीं है।
तो मैं समझता हूँ कि कम से कम जिस तरह के प्रयोग हुए हैं उससे कहीं हम आगे बढ़े हैं और आगे जाने की अभी गुंजाइश है, क्योंकि एक जो अमेरिकन स्टाइल प्राइमरी करने की ज़रूरत है वो अभी करने की हम स्थिति में नहीं पहुँचे हैं। शायद और संगठन मजबूत करेंगे तो पहुँच सकते हैं। जब कल ही लोकसभा में एक जवाब में कहा बताया गया कि दिल्ली में पिछले 2 साल में 35 जो एमएलए हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए हैं और 13 अरेस्ट हुए हैं, क्या आपको लगता है ये इसी बात का सूचक है कि बाकी पार्टियों ने, खासतौर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी जिन्हीं के वो प्रतिनिधि इस वक्त असेंबली में हैं, उन्होंने इस बार ध्यान नहीं दिया कि किस तरीके के कैंडिडेट्स वो चुन रहे थे जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए? देखिए, 2 बात का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो ये कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी और बीजेपी की कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली पुलिस उनके अंडर है, वो आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने तो किसी तरह से ठानी हुई है कि आम आदमी पार्टी को ठिकाने लगाना है, तो सही गलत सब तरह के केस लगाते हैं। कई बिल्कुल फ्रिवलस किस्म के केस भी होते हैं जो कि अगर आपके मेरे खिलाफ भी हों तब भी उस पर FIR नहीं होती, लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी है, MLA, इसलिए हो जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद कम से कम 10-12 केस तो ऐसे हैं जो बहुत गंभीर हैं। देखिए, 3 मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ा है, ये दिल्ली पुलिस के कारण नहीं। एक मिनिस्टर को करप्शन के चार्जेस में, जो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि करप्ट है, दूसरे मिनिस्टर को फर्जी डिग्री के मामले में जिसके अंदर फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है, तीसरे मिनिस्टर को एक नैतिक कारणों से जिसको चीफ मिनिस्टर ने कहा है तो बड़ा गंदा काम है। तो आपके 6 में से 3 मिनिस्टर मॉरल चार्जेस पे रिजाइन करें। जो दूसरे MLA उनमें से केसेस, किसी के खिलाफ बहुत सीरियस सेक्सुअल हैरेसमेंट लीडिंग टू डेथ का केस है, फिनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन के केसेस हैं, कोई एक बंदा है जिसकी सैकड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं? बाकी छुटपुट करें कि इनमें करना पड़ेगा कि बीजेपी ने पीछे पड़ के जो झूठे केस लगाए हैं, लेकिन जो सच्चे केस हैं वो इतने ज़्यादा हैं। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस बीजेपी से ज़्यादा है। अगर जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के MLA को पकड़ा है, उस तरह से इस देश के 100 MP भी अंदर होने चाहिए, कम से कम आधे बीजेपी के MLA भी अंदर होने चाहिए। वो बात सही है, लेकिन ये पार्टी तो दूसरों से अलग होने का दावा करती थी ना। ये पार्टी तो नैतिकता, चरित्र, ईमानदारी, इस सब के पैमाने पे आई थी। और अगर वो पार्टी घूम के कहती है, आज उनसे डिबेट में पूछो, वो कहते हैं बीजेपी ये करती है, वो कहते हैं कांग्रेस ये करती है, इसका मतलब आपने मान लिया कि आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे दूसरी पार्टियां हैं। कहीं पर जब आप लोगों को इलेक्शन सिंबल CT आप लोग मांग रहे थे, अलॉट होने की बात हुई, कहीं पे आपको लगता है कि उसके भी जो प्रावधान थे कि जो नई पार्टीज जब शुरू कर रही हैं तो उनको एक कॉमन सिंबल अलॉट किया जाए, जैसा आम आदमी पार्टी को भी झाड़ू अलॉट हुई थी, आप लोगों को CT का डिनायल, जबकि आपके 200 के आसपास कैंडिडेट अभी भी CT पे लड़ पा रहे हैं, पर एक कॉमन सिंबल जो जिस तरीके से अलॉट होना चाहिए था वो ना दिए जाने में भी आप समझते हैं कि इसमें आम आदमी पार्टी का हाथ है? इसमें कोई समझने का मामला ही नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। जैसे केंद्र सरकार के पास अधिकार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नियम बनाने का, जिसपे MP और MLA चुने जाते हैं, वैसे ही राज्य सरकार के पास अधिकार है MCD के नियम बनाने का, और राज्य सरकार ने वो नियम नहीं बनाया। स्टेट इलेक्शन कमीशन कहता रहा कि आप ऐसा नियम बना दीजिए जिस नियम का फ़ायदा उठा के आम आदमी पार्टी खुद सत्ता में आएगी, वो नियम MCD में बन जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने ये नहीं बनने दिया, इसके कारण इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जब तक नियम नहीं बनता हम नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा भाई बहुत देर हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो बिल्कुल वही मामला है ना कि मैं गाड़ी के डब्बे में घुस गया हूँ और घुसते ही सबसे पहले मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ, कोई और ना घुस जाए इस डब्बे में। जब इस तरह के काम करेंगे, इलेक्शन की फेयरनेस को अफेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये कहाँ की ईमानदारी है राजनीति? जैसे ही आपने अपनी पारी शुरू करी, एक और जो आपको मुसीबत फेस करनी पड़ी वो थी नॉमिनेशंस का रिजेक्शन, जो कि आपके 24 नॉमिनेशन रिजेक्ट हुए हैं। आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही अप्रत्याशित है। आज तक भारत के चुनाव के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 40% नॉमिनेशन रिजेक्ट हुए। सिर्फ हमारे नहीं हुए हैं, इंडिपेंडेंट्स के भी, सबके 40% नॉमिनेशन रिजेक्ट हुए हैं। और बावजूद इस किस ग्राउंड पे रिजेक्ट हुए हैं कि 10 लोगों के सिग्नेचर थे जिसमें से एक सिग्नेचर मिसिंग है। आपने 15 पेज पे साइन किए लेकिन एक पेज पे फला कॉलम में आपका सिग्नेचर नहीं है। आपने टिक बॉक्स करके ये नहीं कहा कि आप महिला हैं। आपका फला चीज़, ये जो आपके 10 प्रपोजर हैं जिनमें से एक किसी दूसरे वार्ड का है। अब चुनाव आयोग ने, एक तो नियम है, रूल साफ कहता है
कि किसी भी क्लेरिकल ग्राउंड पे सिर्फ सब्सटेंशियल ग्राउंड पे रिजेक्ट होगा और नहीं, और बाकी किसी ग्राउंड पे रिजेक्ट नहीं होगा। और इलेक्शन कमीशन ने लिख के इंस्ट्रक्शन दिए हैं रिटर्निंग ऑफिसर को, कृपया किसी भी क्लेरिकल मिस्टेक के कारण कोई नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट ना करें। कैंडिडेट की मदद करना आपका काम है, रिजेक्ट करना नहीं है। किसी चीज़ में आप मदद कर सकते हो तो मदद करो, बाद में उस ग्राउंड पे रिजेक्ट करना बहुत गलत। ये सब रिटर्न इंस्ट्रक्शन हैं इलेक्शन कमीशन के, हमने दिखाए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा हाँ बात तो सही है, होना तो चाहिए था, लेकिन अब मेरे हाथ बंधे हुए, अब तो आप हाई कोर्ट चले जाइए। ये हुआ। आप गए कोर्ट? जा नहीं सकते, क्योंकि नियम ये बना है, एक ओवरराइडिंग नियम है कि जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, जिस दिन रिजल्ट आएगा उससे अगले दिन हम कोर्ट में जा सकते हैं। बीजेपी के शायद एक कैंडिडेट ने रिलीफ लिया। ऐसा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जजमेंट आया है जो आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी जुडिशरी में भी हो रही हैं जो नॉर्मली नहीं होती। लेकिन एक बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है कि एक बार इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाए तो आप उसमें इंटरफेयर, कोई भी कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। हमने उसका सम्मान किया है, वेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, चुनाव होने के बाद ये जो तमाम तरह की चीज़ें हुई हैं इसके बारे में हम करेंगे, और जो तमाम छोटी पार्टियों के खिलाफ जिस तरह का पूरा प्रोसेस अनफेयर है, इस पूरे सवाल को हम हाई कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे। मेरी उम्मीद है शांति भूषण जी इस बड़े सवाल को जरूर उठाएं। अब हम बात करते हैं चुनावों में आने वाले इश्यूज़ की। बीजेपी पिछले 10 साल से यहाँ पे पावर में रही है और पिछले 25 में से 20 साल में कॉरपोरेशन उन्होंने ही रूल किया है। आप किन मुद्दों पे उतर रहे हैं, क्या खामियां उनकी सामने ला रहे हैं, क्या इश्यूज हैं जिस पे आप जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है दिल्ली में गंदगी का। गंदगी का मतलब सिर्फ सड़क पे पड़ा हुआ कूड़ा नहीं, सड़क का कूड़ा, गंदे सीवर, गंदा पानी और हवा की गंदगी। ये तीन चीज़ मिला के, कूड़ा, पानी और हवा, तीनों मिला के दिल्ली को देश का सबसे बीमार शहर बना रहे हैं। दिल्ली का हर तीसरा बच्चा लंग डिजीज़, किसी ना किसी सांस की बीमारी से पीड़ित है। दिल्ली में 50,000 एक्स्ट्रा डेथ हुए हैं पोल्यूशन की वजह से। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया से कोई 35-40 लाख लोग अफेक्टेड हुए थे। ऐसे शहर में जहाँ सैनिटेशन की कोई व्यवस्था नहीं, उसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है। और हमने तो कहा है कि अगर बीजेपी में थोड़ी सी भी नैतिकता बाकी है, थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, तो उनको इस चुनाव से हट जाना चाहिए था। ये जो टोटका बीजेपी ने खेला है कि हम कैंडिडेट बदल देंगे, भाई कैंडिडेट क्यों बदल देंगे? अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे थे तो कैंडिडेट्स को दोबारा चांस आप दीजिए। वो शायद ये दर्शाना चाहते हैं ये मोदी के अंडर एक नई किस्म की बीजेपी आई है, वो पुरानी वाली नहीं है जिसके वो कैंडिडेट थे, पुराने लीडर, और वो उन्हें छोड़ने को राजी हैं। उनका जो स्लोगन है वो भी नए चेहरे और कुछ इस किस्म का है। बाकायदा जी, सारा खेल यही है कि लोगों की आंख में धूल झोंको, कुछ नए चेहरे सामने कर दो। बीजेपी बताए तो सही, चलिए आपके पुराने लोगों ने गलत काम किया, आप बताइए आपके पास क्या योजना है इस वक्त दिल्ली को साफ करने की? कोई योजना नहीं है। गंदगी के सवाल पे बीजेपी सबसे बड़ी दोषी है। एमसीडी का मतलब भ्रष्टाचार। सामान्य लोगों से सड़क पे आप पूछ लीजिए, कहेंगे एमसीडी का मतलब महाकरप्ट डिपार्टमेंट। एमसीडी का मतलब एमसीडी के स्कूल इतनी बुरी अवस्था में है, दिल्ली के सबसे खराब स्कूल एमसीडी चला रही है। और जहां एमसीडी का हाथ है वहां पैसे का खेल है। बिल्डिंग बननी शुरू नहीं होती, एमसीडी का इंस्पेक्टर पैसे लेने आ जाता है। तो एमसीडी के जितने भी नाकामी और भ्रष्टाचार है उसके लिए बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है, और कायदे से बीजेपी को 5 साल के लिए इलेक्शन से व्रत ले लेना चाहिए। आप लोग क्या सॉल्यूशन ऑफर कर रहे हैं? हम एकमात्र पार्टी है, मैं समझता हूँ, जो कि सैनिटेशन के सवाल पे एक पूरा ब्लूप्रिंट लेके आ रहे हैं। हमारा ब्लूप्रिंट ये है कि दिल्ली में 3 तरह के जो सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, एक कूड़े की और एक गंदे पानी की और एक हवा की। इन तीनों के लिए जहाँ कूड़े का सवाल है, 2 bin 1 bag पॉलिसी, हर घर में 2 कूड़ेदान और 1 बैग। एक कूड़ेदान गीले कूड़े के लिए, रसोई का कूड़ा जिसकी खाद बने, कंपोस्ट हो, जो कि लैंडफिल में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कूड़ा उन छोटी सी चीज़ों के लिए जिन्हें लैंडफिल में भेजना ही पड़ेगा, मेडिकल वेस्ट, धूल, मिट्टी, इस तरह की चीज़ें। और बैग उन तमाम चीज़ों के लिए जो रिसाइकल हो सकती हैं, गत्ता, पेपर, प्लास्टिक, कांच, बोतल, सब चीज़।
यानी कि आज जितना सामग्री लैंडफिल में जा रही है उसमें से सिर्फ 10% 15% लैंडफिल में जाएगा। हर मोहल्ले में एमसीडी की कचरा वैन जो रोज़ सुबह आके हर घर से 3 तरह का कचरा 3 अलग तरह के डब्बे में लेके जाएगी, जिनको रिसाइकल किया जाएगा। और सीसीटीवी कैमरा लगेंगे ढलाव में, जो कि ढलाव को मॉनिटर करें कि वहाँ से उठ रहा है कि नहीं, और जीपीएस से मॉनिटर किया जाएगा उन ट्रक्स को जो कि ढलाव से लेके जाते हैं, ताकि इसमें सारा करप्शन और इस सब को ख़त्म किया जाए। धूल मिट्टी और गर्दे की सफाई के लिए रात को सड़कों की सफाई, सड़कों पे छिड़काव, पत्ते जलाने पे बैन। अब इन चीज़ों के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा दिल्ली के अंदर। और पानी का जहाँ तक सवाल है, एक मिशन डेंगू की दिल्ली को ज़रूरत है, क्योंकि अब डेंगू 11 महीने की बीमारी हो गई। मिशन डेंगू जिसके अंदर सीवर के पानी और ड्रेन के पानी दोनों को कैसे अलग रखा जाए, ड्रेन की व्यवस्था कैसे की जाए, मानसून से पहले पूरी एक ड्रेन टास्क फोर्स हो, जो कि मुंबई में है, सब जगह पे है, मानसून से पहले इन चीज़ों की सफाई हो, वो किया जाए। और पानी इकट्ठा होने से कैसे रोका जाए, इस पूरी चीज़ की एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली व्यवस्था होनी चाहिए। पर्यावरण दिल्ली में एक इशू नहीं बना है पॉलिटिकल, और मैं समझता हूँ स्वराज इंडिया पहली पार्टी है जो पर्यावरण के सवालों को सेंट्रल सवाल बना। यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स एक मेजर इशू बन गया है, वेवर की बात लेकर बनाने के लिए बनाया गया है। मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी इतनी डेस्परेट हो गई है, पंजाब में गाड़ी पंचर हो गई है, तो अब वो दिल्ली तो स्टेपनी है, स्टेपनी की तरह दिल्ली को लगाया जा रहा है। अब स्टेपनी भी काम नहीं कर रही है, तो अब डेस्परेशन में मुख्यमंत्री सोच रहे हैं मैं क्या करूं। और जो बिल्कुल ऐसा होता है ना, जहाँ लगता है कि बस अंत समय नज़दीक आ गया है, और वो जैसे हमारे कहते हैं जब अंत समय नज़दीक आता है तो बुद्धि भ्रष्ट होनी शुरू हो जाती है, तो इस किस्म की डिक्लेरेशन कर रहे हैं। अब इस पर आम आदमी पार्टी तो चाहती है कि मैं और आप 15 मिनट अब इसके ऊपर चर्चा करें, क्योंकि जितनी इस पर चर्चा होगी उतना आम आदमी पार्टी को लगता है कि उन्हें फ़ायदा होगा। ऐसा कुछ तो राज छोड़ दो, ये हास्यास्पद बात है। तो लोग अगर क्या अब ऐसा कुछ किया जाएगा तो इससे एमसीडी जो 2-4 काम आज करती है वो भी करने के पैसे नहीं बचेंगे। तो मैं तो लोगों को कहता हूँ कि आज की तारीख में तो आप अरविंद केजरीवाल से मंगल ग्रह का रिटर्न टिकट मांग लेंगे तो वो भी दे देंगे आपको। एक लीकेज ऑफ रेवेन्यू जो है वो सब पार्टीज़ कहती हैं कि एक मेजर इशू है। एक्चुअली में जितना टैक्स कलेक्शन होना चाहिए नहीं करती हैं ये, और उसका खामियाजा भुगतती हैं। और कई और कॉरपोरेशंस ने एक अपना कॉर्पस बना लिया है अभी तक अपना पैसे जमा कर करके, और ये लोग हमेशा लॉसेस में ही चलते रहते हैं अपने पॉलिसीज़ की वजह से। 3-4 सवाल हैं। एक तो ये कि जितना हाउस टैक्स कलेक्ट करना चाहिए एमसीडी नहीं करती है, जो उन्हें करना चाहिए, बजाय माफ़ करने के कलेक्ट कीजिए उसको। दिल्ली की जनता ये नहीं कहती मेरे से टैक्स मत लो, दिल्ली की जनता कहती है टैक्स लेके काम करो, सफाई करो। दूसरा, नॉन टैक्स रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली के अंदर। 3 चीज़ें हैं। पार्किंग, जो पूरी दिल्ली में इलीगल पार्किंग होती है वो सारा एमसीडी का पैसा है जो कि नाले में जा रहा है, जो कि कोई प्राइवेट ठेकेदार वसूल कर रहा है। दूसरा, एडवर्टीजमेंट, पूरा दिल्ली में क्योटिक एडवर्टीजमेंट। पूरी एमसीडी अगर इसका ले, एक तो दिल्ली इतनी गंदी नहीं रहेगी और एमसीडी को पैसा आया करेगा। और तीसरा, टोल टैक्स। इन तीनों को यदि आप जोड़ें तो हर एमसीडी के पास कोई 1.5-2 हज़ार करोड़ रुपया हर साल केवल इन तीनों से आ सकता है। अच्छा। साउथ में थोड़ा ज़्यादा आएगा, ईस्ट में थोड़ा कम आएगा। साउथ दिल्ली का तो हमने एस्टिमेट किया है कि उसके पास 3.5 करोड़ रुपए इन चीज़ों से आ सकता है मिला के। और इसके अलावा एक 4th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है दिल्ली सरकार को कि दिल्ली सरकार को अपना 12% रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू जो है वो एमसीडी को देना चाहिए। तो अब जैसे केंद्र सरकार वो कहते हैं कि दिल्ली सरकार को पैसा नहीं देती, तो दिल्ली सरकार एमसीडी के साथ क्या करती है? वो भी तो वही करती है, सास बहू सिंड्रोम है। क्योंकि मेरी सास ने मुझे सताया इसलिए मैं अपनी बहू को सताऊंगी, वो वाला खेल कर रहे हैं। अगर वो 12% रेवेन्यू दें तो बिल्कुल सारी एमसीडी ठीक से चलनी चाहिए। एमसीडी के पास पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, बशर्ते इस किस्म की ऊल जलूल प्रोमिसेस बंद कर दी जाए, और बशर्ते दिल्ली सरकार जो उसको अपना रेवेन्यू देना है वो दे, और एमसीडी अपना ईमानदारी से काम करे, तो सचमुच दिल्ली की एमसीडी सरप्लस में चलनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, कांग्रेस जो कि पिछली बार जिसका असेंबली इलेक्शन में 2015 में एक भी कैंडिडेट नहीं जीता, उससे पहले वो 3 बार दिल्ली में सरकार में रहे 2013 से पहले, उनको लगता है कि कहीं उनका एक रिवाइवल शुरू हुआ है। कुछ उसका इंडिकेशन पिछली साल जो मई में कॉरपोरेशन के उपचुनाव हुए थे उनके रिजल्ट्स में दिखा,
और कुछ अब आगे आने वाले समय में दिख रहा है। आप तो सिफोलॉजिस्ट हैं और आप दिल्ली की कॉलोनीज़ में अपनी पार्टी के कैंपेन में भी जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं दलित, मुस्लिम, स्लम क्लस्टर की वोट्स ये जो कांग्रेस से बिल्कुल दूर हो गई थी, कहीं आज और आम आदमी पार्टी की तरफ चली गई थी, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के 54% से ज़्यादा वोट शेयर हो गया था और वो 67 सीटें जीती थी 70 में से। कहीं आपको लगता है कि आज वो वोटर दोबारा से जगह ढूंढ रहा है कि मैं किधर जाऊं और उसके मन में चेंज आया है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस तो बिल्कुल उस तरह से सोच रही है जैसे दिल्ली के अंदर डीटीसी की बस में लोग चढ़ते हैं जी। लोग खड़े होते हैं। हाँ। और अगर बाई चांस बस आपके सामने आके खड़ी हो गई तो पीछे वाले धकेल के आपको अंदर भेज देते हैं। ये नहीं कि आप चढ़ रहे हैं, पीछे वाले चढ़ना चाहते हैं और गलती से आपको भी धकेल के भेज देते हैं। तो कांग्रेस इस मौके की तलाश में है कि कहीं बाई चांस बात बन जाए। लोग अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी से बहुत परेशान जो तबके हैं वो कहीं ना कहीं वापस आ जाए। जमीन पे मुझे कांग्रेस की उस तरह की प्रेजेंस दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह की हलचल अखबार में दिखती है, जिस तरह की हलचल उनके नेताओं के बयान में दिखती है, वो हलचल मुझे ज़मीन पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है आज की तारीख में। लेकिन कह नहीं सकते, अगर इसमें तो कोई शक नहीं है कि आम आदमी पार्टी से बहुत बड़ा मोह भंग है लोगों का, डिसइल्यूशनमेंट है। अब वो डिसइल्यूशन वोटर कहाँ जाता है? क्या वो डिसइल्यूशन वोटर बीजेपी की तरफ जाता है? क्या वो डिसइल्यूशन वोटर ख़ासतौर पर मुस्लिम दलित है तो वो क्या हार थक के कांग्रेस की तरफ आता है? या कि स्वराज इंडिया जो कि एक आगे का विकल्प दे रहा है, कह रहा है कि पीछे दिल्ली नहीं देखेगी, दिल्ली अब आगे देखेगी, तो उसका क्या हिस्सा हमारे पास आता है, वो देखने के बाद ही तय हो सकता है। अभी मैं कुछ भी कहूँगा तो आपको नेचुरली लगेगा कि मैं स्वराज इंडिया का स्पोक्स पर्सन हूँ, स्वराज इंडिया की बात कर रहा हूँ। लेकिन कम से कम दिल्ली के बहुत लोगों के मन में और उनकी आंख में मैं ये संकल्प देखता हूँ कि अब हम पीछे मुड़ के इन पुरानी पार्टियों के पास नहीं जाएंगे, हम आगे देखें। पहले के इलेक्शंस में भी, जैसे कॉरपोरेशन इलेक्शंस में बीएसपी भी कई बार 13 सीट जीती, जेडीयू वगैरह की भी प्रेजेंस रही। छोटी पार्टियां क्योंकि छोटा इलेक्शन है निकाल पाती हैं अगर लोकल कैंडिडेट स्ट्रांग है, लोकल फैक्टर्स फेवरेबल हैं। सो आप भी अपने को स्ट्रांग फाइट में पाते हैं कुछ सीटों में? जी देखिए, ये तो मेरा स्टाइल नहीं है कि मैं कोई बहुत बढ़ चढ़ के वादे करूं, दावे करूं। वो आम आदमी पार्टी ने कहा था गोवा में हमें 41.5% वोट आ रहे हैं, इस तरह का झूठ तो मेरे से बोला नहीं जाता। मैं समझता हूं कि दिल्ली के बहुत बड़े इलाके में हमारे कैंडिडेट बहुत अच्छी फाइट में हैं। जब मैं जाता हूं आजकल तो रोज़ रोड शो कर रहा हूं। और देखिए, ये लोकल इलेक्शन है, ये लोकल इलेक्शन कोई मोदी जी के नाम पे नहीं लड़ा जाएगा, नोटबंदी के नाम पे नहीं लड़ा जाएगा। ये लोकल इलेक्शन लड़ा जाएगा सीवर, सड़क, सफाई, स्कूल, करप्शन, इन सवालों पे। और कैंडिडेट की व्यक्तिगत छवि कैसी है। स्वराज इंडिया ने नए कैंडिडेट उतारे हैं, स्वराज इंडिया ने साफ छवि वाले कैंडिडेट उतारे हैं, स्वराज इंडिया ने यंग कैंडिडेट उतारे हैं जो कि एक फ्रेश आइडियाज़ लेके आ रहे हैं। और मुझे महसूस होता है कि काफ़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में वो बहुत अच्छी फाइट में है। काफ़ी के अंदर तो मुझे कम से कम ग्राउंड पे देख के लगता है कि वो बिल्कुल आगे चल रहे हैं। लेकिन बड़ी पार्टियों का जो पैसे का खेल होता है, रिसोर्सेज एक मेजर इशू उसमें रिसोर्स दोनों तरह से, एक तो चारों तरफ जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगती हैं, विज्ञापन, टीवी पे विज्ञापन, ये वो, हमारे पास तो उसका पैसा ही नहीं है। एक टीवी विज्ञापन भी हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ तक जब रिसोर्सेज का खेल आता है और जो आखिरी 48 घंटे में पैसा दारू का खेल होता है, इन दोनों का क्या असर होगा ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है कि हमारे साथी का असेसमेंट है कि जिन 225 सीट पे हम लड़ रहे हैं उनमें से 100 सीट पे कम से कम हमारे साथी एक अच्छी फाइट में है। अब एग्जैक्टली क्या होता है ये बात में। ईवीएम्स के बारे में आपकी क्या राय है? काफ़ी ऑपोजिशन हो रहा है उसका कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर वापस लाओ। मैं आपको एक वायदा कर सकता हूँ कि चुनाव का जो भी परिणाम हो उसके अगले दिन हम ईवीएम की शिकायत नहीं करेंगे। अच्छा। देखिए क्या है, ईवीएम सबसे अच्छा तरीका नहीं है, बैलेट पेपर से अच्छा था, फुल प्रूफ नहीं है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। उसके लिए वीवीपीटी, ऐसी ईवीएम जिसमें कागज़ की पर्ची भी निकलती है, वो आने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इसको कीजिए, अब उसको लागू करने की बात। उसके ट्रायल पे ये भी काफ़ी बवाल हुआ था, मगर वो बिल्कुल झूठा निकला, बाद में खबरें वगैरह आई। दिक्कत ये है कि
अब ये जो बहानेबाजी, चुनाव हारने के बाद इस किस्म की बहानेबाजी करना कि भाई हम तो जीत गए थे, ईवीएम में गड़बड़ हो गई, वो कोई गंभीर नेता का लक्षण नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर सारी ऑपोजिशन पार्टीज मिलके ये कहें कि आप ये वीवीपीटी मशीन जल्द से जल्द लागू कीजिए, वो बिल्कुल सही बात है। वीवीपीटी मशीन में आपको दिख जाता है कि मैंने किसके लिए वोट दिया और उसी सिंबल की पर्ची निकल रही है कि नहीं। अब ये फाइनल प्रूफ है, इससे फालतू और क्या चाहिए। अगर गड़बड़ होगी तो वोटर स्वयं बता देगा कि गड़बड़ हो रही है, और अगर काउंटिंग मशीन में गड़बड़ हुई तो बाद में फिजिकली पर्ची को मैच करके कर लिया जाएगा। इससे फालतू और क्या चाहिए। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इलेक्शन कमीशन ये नियम भी बना सकता है कि काउंटिंग के समय ही कम से कम 2% 5% वीवीपीटी का मैचिंग भी कर लिया जाए। इससे फालतू नहीं हो सकता। तो ये जो बैलेट पेपर पे जाने की मांग है, लोग भूल रहे हैं जब बैलेट पेपर से वोटिंग काउंटिंग होती थी तो किस तरह के फ्रॉड हुआ करते थे। हम कम से कम एक कदम आगे आए हैं, अब 2 कदम पीछे न जाएं, एक कदम आगे बढ़ने, बिल्कुल आपको एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। और एक कदम आगे बढ़ना है जो वीवीपीटी, जो ईवीएम मशीन ही है, ईवीएम मशीन जिसमें कागज की पर्ची है, वही फ्यूचर है। उस दिशा में बढ़ना चाहिए और बेकार की बहस बंद। स्वराज इंडिया ने पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को भी टिकट दिए हैं, क्या सोच है इसके पीछे? आप ये जो इंक्लूसिव सोच है बहुत कम पार्टीज करती हैं, पहले में हुए हैं लोग खड़े, कई प्रोमिनेंट लीडर्स भी हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी वाले हुए हैं, पर कई लोग भूल जाते हैं उनको जब ऐसे मौके आते हैं। आपके इसके क्या सोच? कम से कम जो हमारे कैंडिडेट हैं पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी, एक्चुअली इनके पास इतनी ज़्यादा क्षमता है। देखिए, जो व्यक्ति फिजिकली डिसेबल्ड है और जो सार्वजनिक जीवन में यहाँ तक आया है कि वो टिकट का दावेदार बन रहा है, वो पर्सन वाकई एक्सेप्शनल होगा। कोई सामान्य व्यक्ति आ ही नहीं सकता वहाँ तक। तो जो लोग वहाँ तक पहुँचे हैं, जिनका बारे में हमारे जिस कैंडिडेट की बहुत चर्चा हुई, सुवर्णा जी, शी इज़ ए पर्सन विद एक्सेप्शनल एबिलिटी। इतना हिम्मत, इतनी ऊर्जा, इतना आशा, इतना टीम बिल्डिंग, ये तो किसी सामान्य पॉलिटिशियन की बस की बात ही नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि देखिए, हमने सिर्फ जो किया है कि एक टैलेंट पूल को एक्सपेंड किया है। ये टैलेंट पूल था, समाज में है, बस नेता लोग उसकी तरफ आंख मूंद के बैठे रहते हैं। हमने वो हटा दिया और कहा कि आप टैलेंटेड लोग हो, ब्राइट लोगों को आप चुन रहे हैं। क्या ब्राइटनेस ही, आखिरी सवाल मेरा, क्या ये बसंती जो पीला रंग चुना है आपने पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए, इसके पीछे क्या सोच है? एक तो बसंती रंग हमारे देश में त्याग का रंग रहा है। इस रंग के साथ एसोसिएशन लोगों का भगत सिंह के साथ है, क्रांतिकारियों से है, अपने आप में ऊर्जा, आशा का प्रतीक है रंग। और तीसरी बात यह है कि सड़क पे अगर 10 लोग ये रंग पहन के घूमे, पूरी सड़क देखती है कि भाई क्या हो रहा है। और हमारे लिए अपने आप को ब्रांड रिकग्निशन बनाना, जहाँ हमारे पास सिंबल नहीं था, बहुत व्यक्तिवादी राजनीति हम करना नहीं चाहते, तो ऐसे में ब्रांड रिकग्निशन के लिए ये रहा है। और कम से कम ये प्रयोग है जो सफल हुआ है, ये और सीटी। सीटी भी एक ऐसा सिंबल है जिसकी साउंड है। तो बसंती रंग और सीटी का सिंबल, ये 2 चीज़ें हैं जो कम से कम सफल हुई हैं। बाद में चुनाव का परिणाम क्या होगा वो तो आपको 26 को पता लगेगा, लेकिन ये 2 परिणाम मैं आपको पहले से बता सकता हूँ। बसंती रंग जब सड़क पे छाता है, आप देखिए कहीं भी ऐसा लगता है कि पूरा माहौल बसंती हो गया है। और जब सीटी बजती है तो सब लोगों को दूर दूर तक सुनाई देता है कि हाँ भाई कुछ हो रहा है। प्रोफेसर यादव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप एक बड़े ब्रांड की तरह उभरेंगे इस इलेक्शन के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।